गुड मॉर्निंग बच्चों। सामाजिक ज्ञान की इस क्लास में हम अपना जो चैप्टर चल रहा है मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाएं, उसी के संबंध में आगे चर्चा करेंगे। पिछले क्लासों में हमने मुद्रा एवं जो वित्तीय संस्थाएं थी उनके संबंध में अपन ने काफी विस्तृत अध्ययन किया। अपनी पिछली क्लास में अपन ने जो साख के जो स्रोत थे, वित्तीय स्रोत थे, संस्थागत स्रोत, उनके बारे में अध्ययन किया। इस क्लास में हम जो गैर संस्थागत स्रोत हैं उन गैर संस्थागत स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्थागत स्रोतों में हमने वाणिज्यिक बैंकों के बारे में अध्ययन किया था, किस तरह से बैंक लेन देन संबंधी कार्य करते हैं, ग्राहकों की जमाएं स्वीकार करते हैं, बदले में ग्राहकों को ब्याज भी देते हैं, किसी व्यक्ति को ऋण की जरूरत पड़ती है तो ऋण भी उपलब्ध कराते हैं और बैंकों के माध्यम से अपना कार्य सुचारू रूप से व्यक्ति आसानी से अपनी जमा पूंजी या अपने व्यवसाय को चला सकते हैं। एक बात अपन ने पिछली क्लास में पढ़ी थी कि इन बैंकों की कार्रवाई में अगर किसी व्यक्ति को ऋण चाहिए तो इन बैंकों की कार्रवाई, कागजी कार्रवाई जिसको बोले, काफी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। तो हर किसी व्यक्ति के ये बस की बात नहीं होती। ग्रामीण इलाकों में जहाँ व्यक्ति पढ़े लिखे भी कम होते हैं तो उन व्यक्तियों की पहुंच है, वो पहुंच इन बैंकों तक नहीं होती। ऐसे में ग्रामीण इलाकों के व्यक्ति जो ऋण के लिए जो सहारा लेते हैं वो संस्था के गैर संस्थागत जो स्रोत होते हैं, उन गैर संस्थागत स्रोतों का ही सहारा लेते हैं। कौन कौन से गैर संस्थागत स्रोत होते हैं, आज की क्लास में हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। गैर संस्थागत स्रोतों की बात है तो सबसे पहले जो आते हैं वो होते हैं देसी बैंक। देसी बैंक की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है गैर संस्थागत स्रोतों में। ये बैंकिंग व्यवसाय का कार्य करते हैं और काफी प्रारंभ के समय से ही भारत में देसी बैंकरों के द्वारा व्यवसाय किया है। देसी बैंकरों की जहाँ तक बात है, ये निजी फर्म होते हैं या व्यक्ति भी कह सकते हैं, अकेला व्यक्ति भी इस कार्य को करता है। तो फर्म करेंगे तो फर्म कुछ सारे व्यक्ति मिलकर या एक अकेला व्यक्ति इस कार्य को संपन्न करता है। भारत में जब आधुनिक जो वाणिज्यिक बैंक थे, इन आधुनिक वाणिज्यिक बैंकों का विकास नहीं हुआ था, उससे पहले ये देसी बैंकर ही बैंकिंग का कार्य संपन्न करते। भारत में ये गैर संस्थागत स्रोत रूप में काफी महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। ये साख के और जो देसी बैंकर द्वारा जो प्रमुख कार्य किए जाते हैं, जो इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, वो उन कार्यों में एक तो जमाएं स्वीकार करना, तो लोगों की ये जमाएं स्वीकार करते हैं, व्यक्ति यहाँ पे आके अपना पैसा जमा करा सकते हैं। दूसरा एक ऋण प्रदान करने का भी कार्य। अब ये देसी बैंकर जिन व्यक्तियों को ऋण प्रदान करते हैं उनसे ये समर्थक ऋणाधार भी प्राप्त है। समर्थक ऋणाधार बच्चों वो वस्तु होती है
जो ऋण के बदले में ये इन देसी बैंकरों के पास गिरवी रखते हैं। और मकान, जमीन या गहने भी समर्थक ऋणाधार का कार्य करते हैं। ये बिना समर्थक ऋणाधार यानी बिना वस्तु गिरवी रखे ये किसी भी व्यक्ति को पैसा नहीं देता। यानी एक तरह से जो गिरवी जो वस्तु रखी जाती है वो वस्तु ऋण लेने वाले की गारंटी है। फिर चाहे देसी बैंकर उस व्यक्ति को जाने या नहीं जाने उसको ऋण प्रदान कर देते हैं, उनसे वस्तुएं गिरवी रखो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऋण नहीं चुकाता तो ये उसकी उस वस्तु का उस संपत्ति को हड़प देते हैं। आगे बात करें बच्चों, इनका जो कार्य है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोसों का जो पैसा रहता है, जो कोष जमा रहता है, उस कोष को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोषों को स्थानांतरित भी कर सकते हैं, स्थानांतरण भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है तो बैंकिंग कार्य के साथ साथ यह अपना व्यवसाय भी करते हैं। तो बैंकिंग कार्य है, उस बैंकिंग कार्य के साथ साथ ये अपना व्यवसाय भी करते हैं। छोटे व्यापारी होते हैं, उन छोटे व्यापारियों के साथ लेन देन का कार्य भी ये लोग करते हैं। ऋण को इसकी स्थिति व्यवसाय के संबंध में, ऋण को वित्तीय स्थिति एवं व्यवसाय के संबंध में नीति जानकारी के आधार पर ऋण प्रदान करना। जो कर्जा लेता है, कर्जा लेने वाले व्यक्ति को उसकी वित्तीय स्थिति देखते हैं कि किस तरह की इसकी वित्तीय स्थिति है। अगर वित्तीय स्थिति अच्छी होती है, मार्केट वैल्यू अच्छी होती है, रेपुटेशन अच्छी होती है, तो उस व्यक्ति को ऋण प्रदान करते हैं या उसका एक व्यवसाय है कि व्यवसाय कैसा चल रहा है, कि जो अपने से ऋण ले रहा है चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, वापस करेगा नहीं करेगा, तो उसके आधार सारी जानकारी के आधार पर ही ये व्यक्ति को ऋण प्रदान करता है। इसके अलावा बच्चों, इनका जो कार्य है ये बैंकर के रूप में ही कार्य नहीं करते कि बैंकर के रूप में ही कार्य करते हैं। ग्राहकों के लिए बैंकर ही नहीं रहते, बल्कि ग्राहकों के मित्र और ग्राहकों के ये सलाहकार भी बनते हैं। इसके अलावा आगे बात करें बच्चों, जो दूसरा अपना जो स्रोत आता है, ये देसी बैंक है, पहले स्रोत ये था, तो दूसरा जो स्रोत आता है तो दूसरा स्रोत साहूकार होता है। गैर संस्थागत स्रोतों की बात करें तो साहूकार के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। गैर संस्थागत स्रोतों का जो गैर संस्थागत स्रोत होते हैं उसमें साहूकार के बारे में बात करें,
साहूकार का क्या कार्य होता है, किस तरह से वो कार्य करता है। मतलब जो साहूकार होता है, संस्था के गैर संस्थागत स्रोतों में काफी उल्लेखनीय भूमिका साहूकार की रहती है। ये साहूकार जो शुभ रूप से इनका जो कार्य होता है पूंजी को उधार देना, ये किसी की जमाई स्वीकार नहीं, यानी इनका जो मेन होता है कि जमाई स्वीकार नहीं करते, किसी का पैसा ये जमा नहीं करते, लोगों को साथ जरूर प्रदान करते हैं, ऋण जरूर प्रदान करते हैं, लेकिन पैसा ये किसी का जमा स्वीकार नहीं करते। ये छोटे छोटे ऋण देते हैं, व्यक्तिगत ऋण देते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ऋण प्रदान करते हैं जिन व्यक्तियों को पर्सनली अच्छी तरह से जानते हैं। यानी कह सकते हैं अपन कि ये छोटे व्यक्तिगत ऋण, छोटे व्यक्तिगत ऋण प्रदान करते हैं। इनका कार्य क्या, छोटे छोटे व्यक्तिगत ऋण देना होता है। ये इनका जो मेन उद्देश्य होता है ऋण प्रदान करने का, उसको ब्याज कमाना। किसी को ये जो ऋण प्रदान करते हैं, इस ऋण प्रदान करने के पीछे एक ही उद्देश्य होता है, पैसा कमाना। ये इसलिए ये ऊंची दर, ब्याज की जो इनकी दर रहती है, वो ब्याज की दर इनकी ऊंची रहती है। जनरली इन लोगों के पास वो लोग जाते हैं जिनकी पहुंच बैंकिंग तक, बैंकों तक नहीं हो पाती, या यूं कहें कि जो बैंक की जो कार्यवाही होती है, कागजी कार्यवाही होती है, उस कागजी कार्यवाही को ये पूरा नहीं कर पाते हैं, वही लोग इनके पास जाते हैं, वही लोग इनसे ऋण प्रदान करते हैं। साहूकार का भी कार्य वही होता है जैसे बैंकरों की तरह, कि जिस व्यक्ति से ऋण लेते हैं, जिस व्यक्ति को ये ऋण प्रदान करते हैं, उस व्यक्ति से बदले में कुछ चीज गिरवी जरूर रखते हैं, कि गिरवी रखे बगैर ये कोई ऋण प्रदान नहीं करता। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को पर्सनली जानते हैं, तो पर्सनली जानने के आधार पर ये व्यक्ति की साख के आधार पर, कि व्यक्ति की रेपुटेशन कैसी है समाज में, तो उसके आधार पर बिना एक गिरवी रखे भी ये ऋण प्रदान करते हैं। इनका जो कार्य मैंने आपको पहले भी बताया, लाभ कमाना रहता है, इसलिए ऊंची दरों पर इनकी जो ब्याज की दर है ऊंची दर करते हैं, और इन्हें इसी कारण क्योंकि ऊंची दर वसूलते हैं ब्याज की, कोई कर्जा नहीं देता तो उसकी संपत्ति भी ये हड़प कर जाते हैं, इसलिए इनको शोषण का प्रतीक माना जाता है। और वित्तीय समावेशन और बैंकिंग सेवाओं, आजकल जितना वित्तीय समावेशन और बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हो रहा है, आजकल तो छोटे छोटे गांव में भी बैंक उपलब्ध हो गए, तो उस कारण से इनका जो महत्व घटता जा रहा है, शिक्षा का स्तर लोगों में जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, तो लोग बैंकों के पास ही जा रहे हैं ऋण लेने के लिए, इसलिए इन लोगों का महत्व, देसी बैंकरों का या साहूकारों का जो महत्व है वो घटता जा रहा है। साहूकार और देसी बैंकर के अलावा अगर गैर संस्थागत स्रोत की बात करें ऋण के लिए, तो जैसे हमको कभी ऋण की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हम अपने किसी मित्र के पास भी जा सकते हैं और किसी रिश्तेदार के पास भी हम जा सकते हैं। मित्र और रिश्तेदार हमको हो सकता है वो हमसे ब्याज भी ले ले या बिना ब्याज भी हमको ऋण उपलब्ध करा दे, पर वो हमसे कोई वस्तु गिरवी नहीं रख पाते हैं, ब्याज की दर भी उनकी कम होती है। तो मित्र रिश्तेदार ये भी गैर संस्थागत स्रोतों में ही बात। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम एक और स्रोत की, वो है
स्वयं सहायता समूह। एक और जो स्रोत होता है वो होता है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह की संस्था के एक संस्थागत स्रोतों में आते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जहाँ बैंक नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर कर्जा लेने के लिए गांव वालों को या तो देसी बैंकरों का सहारा लेना पड़ता है या साहूकार का सहारा लेना पड़ता है। तो बैंक से कर्जा लेने में इनको काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है, काफी कागजी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। तो गरीब व्यक्ति इन बैंकों से ऋण नहीं ले पाता। साहूकार से या देसी बैंकरों के पास वो डर के मारे नहीं जाता कि वो मेरा शोषण करेगा, कर्जा ज्यादा, ब्याज की दर ज्यादा लेगा, कोई वस्तु गिरवी रख पाएगा, टाइम पे नहीं चुका पाऊंगा तो ज्यादा ब्याज लगा देगा, या किसी तरीके से जो भी उस व्यक्ति का समर्थक लेना खराब होता है, यानी जिस व्यक्ति को वस्तु को गिरवी रखता है उस वस्तु को हड़प कर जाएगा। यही कारण है कि आज जो ग्रामीण इलाकों में जो स्वयं सहायता समूह है इनका काफी उद्भव हो रहा है और काफी महत्वपूर्ण साधन हो रहा है। एक नया तरीका अपनाया जा रहा है इन गरीबों को ऋण देने का। इसमें क्या किया जाता है कि 15-20 लोगों का एक समूह बन जाता है। एक 15-20 या ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। वो अपनी जो भी उनकी बचत है, वो बचत 25 रुपए से लेकर 100 रुपए या उससे भी अधिक हो सकती है। जो भी बचत है वो महीने की एक निश्चित रकम तय कर लेते हैं। वो सारे व्यक्ति मिलकर आपस में तय कर लेते हैं कि हाँ महीने के हम कितना रुपया बचा पाएंगे, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, जो भी लोग एक रकम तय कर लेते हैं। उस रकम को, उस राशि को वो हर महीने वो राशि जमा करते हैं। अब जैसे मान लो कि उन्होंने 100 रुपये जमा किए और 25 व्यक्ति तो 2500 रुपये हो। अब उस 2500 रुपये की जब रकम उनके पास जमा होगी पहले महीने, ये पहले होती है। 25 व्यक्ति ने मिलकर एक स्वयं सहायता समूह बनाया, तो 25 ने मिलकर 100 रुपये जमा किए, तो कितने 2500 रुपये उनके पास जमा हो। ये 2500 रुपये उनके पास जमा हो गए, तो इस जमा रकम को वो कर्ज के रूप में दे। 25 व्यक्ति जिन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाया, उसको किसी को कर्जे की जरूरत है, एक को जरूरत है 2500 रुपये की, तो उसको दे देंगे। या कर्जा लेने वाले ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा जगह हो जाते हैं, तो वो इस 2500 रुपये को बांट देंगे कि 2 दिनों या 3 दिनों में बांट देंगे। और एक न्यूनतम ब्याज दर, जो न्यूनतम ब्याज दर होती है, वो न्यूनतम ब्याज दर वो एक निर्धारित कर देते हैं कि कितना ब्याज आपको इसमें देना है। दूसरे महीने में क्या होगा, ये 25 लोग 100 रुपये जमा करेंगे, तो फिर जो 2500 रुपये जमा होंगे, 2500 रुपये जो है 5000 जमा उनके पास, प्लस जो कर्जा उन्होंने दिया है, ठीक है, उस कर्जे का जो भी ब्याज है, ब्याज प्लस जो भी इसकी किस्त आएगी, जिन लोगों ने कर्जा लिया वो धीरे धीरे करके चुकाने का ऑप्शन रहता है कि आपने 2500 रुपये कर्जा लिया, आप 100 रुपये मंथली चुकाओ, तो वो कर्जा ये चुका धीरे धीरे चुकाएगा। तो ये रकम धीरे धीरे जाता है, साल 2 साल 3 साल एक बड़ी रकम इनके पास जमा हो जाती है। अब जब एक बड़ी रकम इनके पास जमा हो जाती है, तो उसके बाद ये समूह बैंकों से ऋण लेने के हकदार बन जाते हैं। बैंक इनको कर्जा देने को तैयार होता है, क्योंकि इनकी साख के आधार पर, इनकी रेपुटेशन के आधार पर, इनके पास इतना पैसा तो ऑलरेडी नहीं, उस आधार पर बैंक इनको कर्जा देने को तैयार है। अभी जो कर्जा दिया जाता है, ये कर्जा किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता, ये पूरे समूह को कर्जा दिया जाता है, पूरे समूह को बांट दिया जाता है, उस समूह को ये कर्जा प्रदान किया जाता है। अब समूह को कर्जा मिलेगा तो जिस भी व्यक्ति को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए, यानी छोटे छोटे कर्जे, या कोई चीज गिरवी रखी हुई जमीन है, या गिरवी रखे हुए गहने हैं, या मकान गिरवी रख रखा है, उसको छुड़ाने के लिए, या कोई छोटा मोटा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए, या जब फसल उगानी है, खेती करके शुरुआत करनी है, तो खाद के लिए, बीज के लिए, खेती के अन्य औजारों के लिए
जो पैसों की जरूरत पड़ती है तो उस पैसे के लिए ये यहाँ से कर्जा ले लेते हैं। सिलाई मशीन खरीदनी हो, चाहे हाथ करघा मशीन खरीदनी हो, या कोई पशु गाय भैंस वगैरह ये खरीदनी हो, तो इसके लिए ये स्वयं सहायता समूह कर्जा ले लेते हैं। जो कर्जा इनको बैंकों से प्राप्त होता है, समूह क्या करता है, अपने इन्हीं सदस्यों में वो कर्जा बांट देता है। बचत और ऋण गतिविधियों संबंधी जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, बचत कितनी बचत करनी और कितना ऋण प्रदान करना है, ये सारे जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, ये निर्णय इन समूह के सदस्यों के द्वारा ही किए जाते हैं। कि जो भी ऋण दिए जाएंगे उसका ब्याज कितना होगा, जो व्यक्ति ऋण ले रहा है उसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है ऋण लेने के पीछे, वो भी देखा जाता है। इसके अलावा उसकी रकम कितनी होगी, वापस लौटाने की अवधि कितनी होगी, ब्याज दर कितनी होगी, इन सब बातों के संबंध में ये समूह के जो सदस्य होते हैं वो ही निर्णय लेते हैं। और जब वो एक निर्णय पर पहुंचते हैं तो तभी उस व्यक्ति को ऋण दो। इनकी सब व्यक्तियों की जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी को ऋण दिया, अगर कोई व्यक्ति ऋण नहीं वापस कर रहा, कर्जा वापस नहीं कर रहा, तो उस मामले को ये गंभीरता से, क्योंकि पैसा एक का तो है, सबका पैसा है, सबने, तो सब उस मामले को गंभीरता से लेते हैं। और जब कोई निर्धन महिला है, अपने निर्धन, इसमें जरूरी नहीं कि महिलाएं जो निर्धन महिलाएं वो भी अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर सकती है। इसके अलावा हम बात करें कि जब ये महिलाएं ऐसे अपने को स्वयं सहायता समूह में गठित कर लेती है, उनके पास भी एक अच्छी रकम जब जमा हो जाती है तो बैंक भी उनको ऋण देने को तैयार हो जाता है, बैंक भी उनको कर्जा देता है। और बदले में बैंक को कोई समर्थक ऋणाधार नहीं चाहिए होता, कोई ऋणाधार की बैंक के पास आवश्यकता नहीं। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार प्रदान करते हैं, यानी बिना ऋणाधार के कर्ज प्रदान करके जो उनके पहले से कर्ज चल रहे हैं साहूकारों से या देसी बैंकरों से, इन सबसे जो कर्ज चल रहे हैं उन कर्ज से छुटकारा दिला देते हैं और अपना नया व्यवसाय शुरू करने में मदद करते हैं। और विभिन्न प्रकार की आवश्यकता व्यक्तियों को जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं, उनकी जो भी विभिन्न प्रकार की आवश्यकता है उनको एक न्यूनतम ब्याज दर, यानी बहुत कम ब्याज दर पे उनको ऋण मिल जाता है, कर्जा मिल जाता है। इसके अतिरिक्त ये जो समूह है ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा कार्य करते हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो गरीब है उन गरीब लोगों की ज्यादा मदद करते हैं। इसके अलावा जब उनको महिलाओं को इनको जब कर्जा मिल जाता है, ऋण मिल जाता है, तो उससे महिला अपना खुद का छोटा मोटा छोटे उद्योग, मूंगफली बनाना, पापड़ बनाना, ऐसा उद्योग प्रारंभ कर सकती है और खुद को स्वावलंबी बना सकती है। इसके अलावा बच्चों की नियमित बैठकों, तो ये हर महीने तो ये महीने में एक बैठक तो निश्चित होनी होगी, तो इन लोगों को अपने विचारों को प्रकट करने का एक मंच भी वहाँ पे मिलता है, जहाँ जरूरी नहीं कि अपने स्वयं सहायता समूह बनाया, पैसों के लिए बनाया कि पैसों से संबंधित बात करें, और भी अपनी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी वहाँ पे व्यक्ति आपस में शेयर करते हैं, उसका समाधान पूछते हैं, एक दूसरे से राय लेते हैं। यानी उन व्यक्तियों को, उन लोगों को, महिलाओं को एक मंच मिल जाता है और अपने सारे स्वास्थ्य के विषय पर, सामाजिक विषय पे, किसी भी विषय पर वो वहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों एक और जो साठ का जो गैर संस्थागत स्रोत है, इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक भी है, इसी को करके चैप्टर पे आज आपका पूरा हो जाएगा, वो है चिट फंड। ये भी जिससे बात करें कि सार्क का गैर संस्थागत स्रोत चिटफंड के रूप में भी आजकल भारत में काफी बढ़ रहा है। चिटफंड कंपनियों की काफी
इसमें भूमिका क्या होती है चिट फंड? बात करें चिट फंड क्या होती है चिट फंड कंपनी, किसे कहते हैं चिट फंड कंपनी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चिट फंड कंपनी वह कंपनी जो चिट योजना का प्रबंधन, वह कंपनी जो चिट योजना का प्रबंधन करती है, प्रबंधन तथा निर्देशन करती है चिट फंड कंपनी। चिट फंड योजना का प्रबंधन करती है वो कंपनी चिट फंड कंपनी कहलाती है। चिट फंड जो भारत में चलने वाली विशेष बचत और ऋण योजना, जो चिट फंड कंपनी है भारत में एक विशेष तरह की बचत करने की योजना भी और ऋण से संबंधित योजना भी, कैसे इसके बारे में भी बात करते हैं अपन। इसमें एक जितने भी सदस्य होते हैं एक अनुबंध का हिस्सा, एक अनुबंध करते हैं, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जो उस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें होती हैं उसका हिस्सा होते हैं और अपनी जो भी बचत जमा करते हैं उस जमा बचत की निविदा निकालते हैं, नीलामी करते हैं। उस नीलामी में सारे सदस्य मिलकर बोली लगाते हैं, जिसको कर्जे की आवश्यकता होती है। और बोली लगाने के बाद जिस व्यक्ति की बोली सबसे कम रहती है उसको कर्जा मिल जाता है, शेष व्यक्ति उसको कर्जा मिल जाता है। और अगली बार जब नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि जब बोली लगाने में यानी एक तरह से जो जिस व्यक्ति को कर्जा लगता है वो राशि पुरस्कार के रूप में उसको दी जाती है। अगली बार क्या होता है उसको हटा दिया जाता है, जिस व्यक्ति को ने कर्जा ले लिया उसको हटा दिया जाता है, तो दूसरी बार वैसे ही बोली लगी। अब जो उसका डिफरेंस होता है कि जिसने कम बोली लगाई, तो मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताता हूँ। मान लो कि 25 व्यक्तियों ने एक चिट फंड कंपनी बनाई और इन 25 व्यक्तियों ने महीने की 1000 रुपये की बचत करी। 1000 रुपये की बचत करेंगे तो कितने 25,000 रुपये वहां उनके पास इकट्ठे हो गए। ठीक है, कितने इकट्ठे होंगे? 25,000 रुपये उनके पास इकट्ठे हो जाएंगे। 25,000 रुपये के बाद इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ये 25 व्यक्ति मिलकर बोली लगा, यानी इस 25,000 रुपये के लिए जो कर्जा मिलेगा कोई 25 व्यक्ति मिलकर बोले लगा। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं 24,500 में ले लूँ, एक ने कहा मैं 24,000 में ले लूँ, एक ने कहा मैं 21,000 में ले लूँ, एक ने कहा मैं 20,500 में ले लूँ। जितने ऐसे कम लगा दो, मान लो कि लास्ट में जो सबसे कम बोली गई वो 18,000, सबसे कम जिस व्यक्ति ने कहा कि मैं 18,000 रुपये ले लूँ, तो वो 18,000 रुपये में 18,000 रुपये उस व्यक्ति को कर्जा दे दिया। अब 18,000 रुपये में 25,000 रुपये की नौकरी ले ली तो डिफरेंस कितने का है? 7,000 रुपये। ये 7,000 रुपये इन 25 व्यक्तियों को बराबर बांट दी जाए, यानी अगर 7,000 रुपये 25 व्यक्तियों में बांटे करीबन 280 रुपये एक व्यक्ति के पास आ जाए। अब अगले महीने क्या होगा कि 24 में से अगले महीने पूरी दोबारा 25 व्यक्ति 1,000 रुपये जमा करेंगे। जब लॉटरी निकलेगी, जब नीलामी होगी, तो नीलामी में जिस व्यक्ति को मिल चुका था तो पैसे तो जमा कराया गया, लेकिन उसको नीलामी में भाग नहीं लेगा, क्योंकि उसको जो पुरस्कृत राशि है वो पुरस्कृत राशि उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि एक बार में एक ही व्यक्ति को
मिलेगी, जिसको मिलेगी उसको दोबारा नहीं मिलेगी। तो अगली बार क्या होगा, तो भी इस व्यक्ति की बोली लगाएंगे, और वो बोली लगाएंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे जिसकी कम लगेगी बोली, फिर उस व्यक्ति को दे देंगे, और बाकी जो पैसा डिफरेंस पैसा बचा वो डिफरेंस पैसा इन सारे व्यक्तियों को बराबर बांट दिया जाए। इस तरह से बच्चों ये चिटफंड कंपनियां भारत में अपनी योजनाओं का संचालन करती है, और योजनाओं का संचालन करके और एक साख प्रदान करने, जिसको बोले एक साख प्रदान करने का कार्य भी करती है। एक अनुबंध के तहत जो भी अनुबंध करते हैं 25 व्यक्ति जो हैं अनुबंध करते हैं, उस अनुबंध के तहत ये अपने सदस्यों से कमीशन भी प्राप्त करती है, और प्रत्येक सदस्य को, चाहे वो पुरस्कार राशि का विजेता हो चाहे नहीं हो, जो जमा रकम है हर महीने जो भी उनकी जमा रकम होती है वो जमा करानी पड़ती है। लेकिन जिस व्यक्ति को पुरस्कार हो चुका है, जो व्यक्ति पुरस्कार मिल चुका है, वो नीलामी में शामिल नहीं होता। इस तरह बच्चों हमने अपनी पिछली कुछ क्लासों में मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाएं नामक जो चैप्टर है उसका विस्तृत अध्ययन किया है। आज की क्लास से संबंधित और इस पूरे चैप्टर से संबंधित अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी आपकी समस्या हो, तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। धन्यवाद।